हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, नेत्र अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं MP में जो अभी आई थी आबकारी का प्रश्न पत्र हुआ था, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं 2025 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ या सीरीज को पूरी कंटिन्यू करूँ, 2025 के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट कराने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी सी मेरी वॉइस गड़बड़ आ रही हुई क्योंकि मेरे माउथ अल्सर हो गए हैं मुंह में बहुत सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान सभा में क्रमशः कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियों को अपनाया गया था। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन अपना क्या है, जो संविधान था उसको लागू कर दिया गया था, है ना, मतलब अंगीकृत किया गया था। तो इसमें हमने अपनाए थे 395 और 8 अनुसूचियों को अपनाया था। कितना? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो पहले भी संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली बोतल में सिक्का डालने पर हम मुंह बंद कर दें और बिना कोक निकाले सिक्का कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो उसका कोक है वो अंदर ढकेल देंगे। ये इसके रीजन मतलब मिक्स क्वेश्चन देने लगे हैं। पहले अलग अलग आते थे लेकिन अब सब मिक्स करके आते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। चलो, ये है जीके का, है ना। फल सब्जी के उत्पादकों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन ग्रीन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? जो ऑपरेशन ग्रीन है हम इसको देखते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसने की है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और ये टॉप पर ये उपयोग किया जाता है। तो टॉप का उत्पादन करता है। T फॉर टमाटो, O फॉर ऑनियन और P फॉर पोटैटो, आलू, है ना। टमाटर, प्याज, आलू की जो कीमत होती है, उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए इसको बनाया गया था, जिससे कि इसका उचित मूल्य दिला सके किसानों के लिए। परिवहन, भंडारण वगैरह की जो सुविधाएं होती हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। और इसमें सब्सिडी भी दी जाती है किसानों के लिए। लगभग 50% तक अब सब्सिडी देने लगे हैं गवर्नमेंट। और जो फसल खराब होती है उसको बचाने के लिए भी ये वेयर हाउस वगैरह बनवाते हैं। 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था तो सिर्फ 3 सब्जियों को रखा गया था, लेकिन 2021-22 से इसको फल सब्जियों पर भी उपयोग किया जाने लगा है। फल सब्जियों पर भी लागू किया जाता है। अब इसको क्या मतलब, इसको कहा जाता है टॉप टू टोटल योजना भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बारे में इतना ही है। नीचे रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध संस्कृत कृति मध्य प्रदेश का सुंदर वर्णन करता है। तो संस्कृत की कृति है जिससे मध्य प्रदेश का सुंदर वर्णन किया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो वर्णन है मुख्यतः जो मेघदूतम पुस्तक है इसमें किया गया है। ओके, किसकी है मेघदूतम? कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। कुमार संभवम भी किसकी है? कालिदास जी की है। इस तो कौन सी पुस्तक है? मेघदूतम है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो कालिदास जी हैं इनके द्वारा इसको लिखा गया है। जो कुमार संभवम है ये पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अभी ज्ञान शकुंतलम जो है वो भी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। जो मेघदूतम है इसमें मध्य प्रदेश का वर्णन किया गया है। और इसमें वर्णन किया गया है यक्ष के द्वारा, किसी मतलब कुबेर के द्वारा यक्ष को एक श्राप दिया जाता है जिससे कि वो कहाँ चले जाते हैं, जो अमरकंटक है वहां चले जाते हैं। और अमरकंटक का नाम क्या बताया है? अमरकंटक का रामगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। वहां से वो अपनी पत्नी के लिए क्या भेजते हैं? मेघ संदेश भेजते हैं, मेघदूत बनाकर। तो इसका वर्णन भी किया गया है। तो अमरकंटक का वर्णन भी किनके द्वारा किया गया है? मेघदूतम में किया गया है। अमरकंटक को क्या कहा गया है? रामगिरी कहा गया है। और जो मेघदूतम है यह विरह श्रृंगार रस से संबंधित है ना। और संस्कृत का अमर काव्य माना जाता है इसको।
और इसकी जो छंद है उसको कौन सा छंद पाया जाता है, ये क्वेश्चन हमने भी कहीं देखा है, मदाकांत छंद। तो इसको आप क्या कर लो, ये मदाकांत छंद में इसको लिखा गया है। नाट्यशास्त्र ये किसने लिखा है, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कांस्टेबल ने किसी क्षेत्र में समस्या झेली है तो वहां गश्त करते समय वह क्या अनुभव करेगा, तो उसे क्या मिलेगा, वो क्या होगा, वहां पर सतर्क रहेगा क्योंकि वहां पर पहले उसको परेशानी हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं, एंडोटोपी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चिकित्सक शरीर के किसी अंग के आंतरिक भागों को देखता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो एंडोस्कोपी है। ये एंडोस्कोपी जो एक यंत्र होता है वह शरीर के अंदर की जांच करता है और ये किस पर कार्य करता है, तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया है उस पर एक कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अब हम देखते हैं एंडोस्कोपी है ना, तो शरीर के अंदर क्या जाता है, एक केबल टाइप की वो देते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह अंदर इंजेक्ट किया जाता है, मुंह से जाता है और अलग अलग पार्ट से भी अंदर जाता है और अंदर की जो जांच होती है वो किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा की जाती है। इसमें अलग अलग जांच की जाती है, जैसे कि देखो पहले आती है गैस्ट्रोटोपी, गैस्ट्रोस्कोपी है ना। गैस्ट्रोस्कोपी जो होती है इसमें क्या करेंगे, जो पेट होती है, जो भोजन नली होती है उसकी जांच की जाती है इसमें, है ना। नेक्स्ट आती है कोलोनोस्कोपी, इसमें भी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम से हमें क्या करूंगी, इसको प्रिंटेड लेकर आऊंगी। ओके, तो ये बड़ी आंत की जांच करता है ये। नेक्स्ट आती है ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकाइस किसमें पाई जाती है, फेफड़ों में पाई जाती है, तो ब्रोंकोस्कोपी में क्या किया जाता है, फेफड़ों में जांच की जाती है। सिस्टोस्कोपी, इससे की जाती है मूत्राशय की जांच। लिप्रोस्कोपी, इसमें की जाती है जो पेट के अंदरूनी अंग होते हैं ना उनकी जांच की जाती है लिप्रोस्कोपी के द्वारा, अंदरूनी भागों की है ना जांच इसमें की जाती है। चलिए हम देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन, ये दिया गया है मैथ का, ये रीजनिंग डेट से क्वेश्चन आए हैं। रेनवियर नोट्स कहाँ पाए जाते हैं, जो रेनवियर्स नोट्स होते हैं, देखो कितनी डिटेल में क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, तो है तो जो रेनवियर्स नोट्स पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं मुख्यतः तंत्रिका जो तंत्र होता है ना इससे संबंधित है। ये तंत्रिका तंत्र कैसी होती है, ऐसी होती है ना, है ना। तो यहाँ पर जो ये होते हैं ना एक्सोन में ये होते हैं, एक्सोन जो होता है वहाँ पे ये क्या पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और इसमें जो होते हैं मायोलिन तंतु पाए जाते हैं, मायोलिन तंतु में ये पाए जाते हैं। ओके, इनमें ये कैसे होते हैं, जैसे कि ये हो गया, तो इनको क्या कहा जाएगा, मायोलिन तंतु कहा जाएगा। और जो जो रेवियन नोट्स होते हैं ये पाए जाते हैं इसमें, है ना, ये डॉट डॉट में पाए जाते हैं। ये क्या करता है, जंप करता है, जो आवेग होता है ना उसको जंप कराने में काम करते हैं रेनवियर्स नोट्स। इससे क्या होगी, जो आवेग होंगे तंत्रिका तंत्र के जो आवेग होते हैं उनको गति मिलती है, गति को नियंत्रित करते हैं ये और उनको तेज कर देते हैं। और जो ऊर्जा होती है ना, जैसे उनको चल के नहीं जाना पड़ा बल्कि जंप कर करके जा रहे हैं, तो जंप करने से क्या होती है, उनकी जो ऊर्जा होती है उसकी बचत करते हैं ये। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सोडियम आयन पाए जाते हैं, सोडियम आयन अधिक होते हैं, है ना। ये इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल हो गई। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाएंगे माइलिनेट न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं ना।
तो माइलिन तंतु पर ये पाए जाते हैं, माइलिनेटेड तंतु पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है एक त्रिभुज की वही क्वेश्चंस। ए भी दिया गया है, आगत मतलब ये समूह से संबंधित क्वेश्चंस हैं। अच्छा मतलब ये दिया गया है किसमें क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। 17वां समूह बता रहे हैं, 17वां समूह अपना कौन सा है, फ्लोरीन वाला ग्रुप हो जाएगा। 17वां ग्रुप, इसमें क्या क्या होता है, फ्लोरीन होती है, क्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती है, आयोडीन होती है और एस्टेटीन होती है। यदि देखा जाए तो जो हमारा फ्लोराइड है, फ्लोराइड किस में प्रयोग किया जाता है, जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग हम क्या करते हैं, पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ब्रोमीन है इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। है ना। और जो हमारी आयोडीन होती है इससे बनाए जाते हैं एंटीसेप्टिक बनाए जाते हैं, दवाई बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक में प्रयोग किया जाता है। और एस्टेटिन का प्रयोग एस्टेटिन में ही किया जाता है ना, इसका कुछ वो नहीं है। ये सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, इनको यदि देखा जाए तो जो हमारा फ्लोरीन होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती है इसकी, है ना। रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें बहुत सारी पाई जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इफेक्ट होता है वो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। ब्रोमीन देखा जाए, इसको चेंज करते हैं, है ना। तो जो ब्रोमीन होता है इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब इसको क्या कहा जाता है, तो लिक्विड नॉन मेटल, मतलब ये धातु नहीं है ना, नॉन मेटल है, अधातु है लेकिन लिक्विड में पाई जाती है। और जो हमारा आयोडीन होता है ये ना बॉइल्ड वेपर प्रोड्यूस करता है। ओके। और जो हमारे देखो ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं ना, ये कुछ इसमें घुलनशील होते हैं, जैसे कि ये है क्लोरीन है, पानी में घुल जाता है, पानी को स्वच्छ करता है। लेकिन यदि हम इसको फ्लोराइड जो है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन को यदि हम पानी में मिलाएंगे तो ये क्या कर देगा, इससे रिएक्शन करता है, पानी के साथ क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा फ्लोरीन। चलिए हम देखते हैं अब और आगे। चार मीनार हैदराबाद का संबंध ठीक वैसे ही है, तो चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ये बोल रहे हैं कि जैसे चार मीनार का संबंध हैदराबाद से है वैसे ही ताजमहल कहाँ पे है, आगरा है। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए, है ना। और चार मीनार बनवाया था 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। है ना, कुतुब शाह। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, अमृतसर में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में है। इसकी नींव रखी थी 1911 में जब दिल्ली दरबार लगाया गया था। और जो किंग जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी आई थी तो उनके स्वागत में इसकी नींव रखी गई थी 1911 में, और बनकर कब तैयार हो गया था, 1924 तक ये पूरा कंप्लीट हो गया था। ये हो गई इस क्वेश्चन की डिटेल। अब हम देखते हैं आगे, फिर से हमें दिया गया है किसका, औसत निकालना है, मतलब मैथ का क्वेश्चन है। चिकित्सीय आहार क्या होता है, तो किसी चिकित्सीय स्थिति के उपचार या प्रबंधन के लिए बनाया गया आहार चिकित्सीय आहार कहलाता है। इसमें कुछ ऐसा डिटेल पढ़ने का है ही नहीं। निर्णय लेने में दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो यदि हम कोई निर्णय ले रहे हैं उसके लिए हम दीर्घकालीन विचार कर रहे हैं तो यह समय के साथ समस्या को बढ़ाने से रोकता है। तो समस्या के साथ जो समस्या होंगी उनको बढ़ने से रोकता है दीर्घकालिक विचार लेना, तो बहुत देर तक विचार ले रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने फॉर्म में, आपके फॉर्म में त्रुटि देखने पर जो क्षमता की जांच करता है, यह किसकी परीक्षा कर रहे हैं, यदि उन्हें आपके फॉर्म में त्रुटि ढूंढने की वो क्षमता देख रहे हैं तो इसका मतलब है वो क्या है, सतर्कता और ध्यान से काम कर रहे हैं। तो ये
किस प्रकार की परीक्षा है? सतर्कता और ध्यान की परीक्षा है। एक अधिकारी हमेशा किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पहले प्रभाव के आधार पर करता है और आगे के विवरणों को अनदेखा करता है। यह किस तरह का पूर्वाग्रह है? तो यदि कोई भी अधिकारी है वो पहले के जो प्रभाव होता है उसके आधार पर मूल्यांकन करता है और उसके आगे के जो विवरण होते हैं उनको अनदेखा करता है, इसे कहा जाता है एंकरिंग पक्षपात। क्या कहा जाता है? एंकरिंग पक्षपात कहा जाता है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या होती है? जो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है इसकी इकाई पाई जाती है, देखो इसका फॉर्मूला होता है F = G(m1) m2 अपॉन r², है ना, स्मॉल r होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जब दो वस्तुएं होती हैं, है ना, तो इन दोनों के गुण जो द्रव्यमान होता है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनके जो बीच की दूरी होती है इसके वर्ग के वृत्तकुमानुपाती होता है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो है जी, ये स्थिरांक होता है, हर जगह इसका मान जी का जो होता है इसका हर जगह मान क्या होता है? समान होता है ना। अब हम इसको यदि निकालेंगे तो क्या होगा? जी को हम फोर्स लग रहा है तो n से, m है तो n और kg², और हम इसको देखेंगे तो m kg-2 ये आएगा। इसका कहाँ पर आंसर दिया गया है? ए दिया गया है। मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो इंसुलिन होता है वह ग्लूकोज को क्या करता है? नियंत्रित करता है ना। तो रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करने में काम करता है इंसुलिन। चलो हम इंसुलिन के बारे में देखते हैं। इसका जो स्त्रावन किया जाता है वह पेनक्रियाज के द्वारा किया जाता है ना। जो पेनक्रियाज होते हैं इसके भी लेगरहैंस के द्वीप समूह से, है ना। लेगरहैंस से द्वीप से किया जाता है और वो भी बीटा सेल से किया जाता है इंसुलिन। अब इसमें कई सेल पाई जाती हैं। जो पैनक्रियाज होता है इससे बीटा सेल से इंसुलिन का स्त्रावन होता है, लेकिन जो अल्फा सेल होती हैं इससे किया जाता है ग्लूकागॉन का स्त्रावन। ग्लूकागॉन का स्त्रावन किया जाएगा। और ये क्या करता है ग्लूकागॉन? तो जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में चेंज करता है। मतलब यदि रक्त में ग्लूकोज कम है तो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? ग्लूकागॉन करता है। और यदि रक्त में ग्लूकोज ज्यादा है तो बीटा सेल से इंसुलिन को कम करने का काम करता है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर आती है इसकी गामा सेल्स। ये क्या करती हैं? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन इसको कहा जाता है। और ये क्या करता है? जो इंसुलिन है और जो ग्लूकागॉन है इनको दोनों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन करता है? ये सोमेटोस्टेटिन करता है। नेक्स्ट एक और अभी हमने उसमें देखा था, उसमें एक नई सेल भी आई थी जिसको पीपी सेल कहा जाता है। ओके, इसको क्या कहा जाएगा? पीपी सेल कहा जाता है। इससे निकलता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये क्या करता है? इसका काम होता है पाचन की क्रिया को, पाचन क्रिया प्लस जो पैनक्रियाज होती हैं इसके स्त्रावन को नियंत्रित करती है। दोनों की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड नियंत्रित करती है। ये थी हमारी इस क्वेश्चन से संबंधित पूरी डिटेल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाम मात्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP ग्रॉस स्टेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो मध्य प्रदेश का स्थान है इसमें 10वां। कौन सी रैंकिंग है? 10वां। पहली कौन सी थी? महाराष्ट्र की थी, और जो सेकंड था वो तमिलनाडु था शायद, है ना। तो पहली तो महाराष्ट्र थी, और 10 नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश है। ये मतलब सकल घरेलू उत्पाद होती है, मतलब एक साल में कितना उत्पाद हुआ है उसकी मात्रा को डिसाइड किया जाता है इसमें। और ये पूरी राष्ट्र की निकल जाती है तो उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, लेकिन यदि स्टेट की निकल रही है तो उसे GSDP कहा जाएगा। नेक्स्ट आती है मध्य प्रदेश का चतुर्भुज मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जो चतुर्भुज मंदिर है तो ये है किन भगवान को? विष्णु भगवान को समर्पित है। कहाँ पे पाया जाएगा? ग्वालियर में पाया जाएगा। किसने बनवाया था? तो इनको बनवाया है प्रतिहार राजाओं ने। प्रतिहार राजाओं के द्वारा इनको बनवाया गया, प्रतिहार वन से संबंधित है। तो जो हमारा ग्वालियर है इसको क्या कहा जाता है? गोपगिरी, इसका पुराना नाम है। गोपगिरी के पर्वत पर स्थित है। और जो ये चतुर्भुज मंदिर है इसका क्वेश्चन PSC में आया था। यहाँ पर शून्य के साक्ष्य मिले हैं, है ना, शून्य के प्राचीनतम साक्ष्य। यहाँ से मिले, और इसको क्या कहा जाता है? शून्य मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे शून्य के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? शून्य का मंदिर। और ये किस भगवान से संबंधित है? विष्णु भगवान के लिए समर्पित है चतुर्भुज मंदिर। ये आयु से दिए गए हैं क्वेश्चंस, रीजनिंग। चरणों को याद रखने के लिए शरीर का प्रयोग करना क्या कहलाता है? यदि हम चरणों को याद कर रहे हैं, स्टेप्स को याद कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? शारीरिक स्मृति कहा जाएगा। तो से क्वेश्चंस हैं, लाभ हानि है। बंदर कूदनी मध्य प्रदेश की किस स्थान पर संबंधित है? जो बंदर कूदनी है इसका संबंध है भेड़ाघाट से, है ना। तो भेड़ाघाट में कौन सी नदी है? नर्मदा, है ना। यहाँ पर क्या पाई जाती है? संगमरमर की चट्टानें। और यहीं पर एक ऐसी मतलब नदी काट के निकलती है ना पहाड़ों को, तो एक पास में ऐसी पहाड़ी बन जाती है, जैसे कि बंदर इसको कूद के पार कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बंदर कूदनी कहा जाता है। भेड़ाघाट में क्या है? धुआंधार है ना, क्योंकि जब नर्मदा संगमरमर पर, सफेद संगमरमर पर गिरती है तो धुएं के जैसे दिखती है ना, धुआंधार जलप्रपात यहाँ पर पाया जाता है। यहीं पे जो भेड़ाघाट है यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर भी है। 64 योगिनी मंदिर है, और ये किन के द्वारा बनवाया गया है? कलचुरी वंश से संबंधित है। कलचुरी वंश के थे युवराज देव प्रथम की पत्नी थी नट्टा देवी, इनके द्वारा इसको बनवाया गया है ना। और ये 64 योगिनी को क्या कहा जाता है? गोल की मठ कहा जाता है। ये इस क्वेश्चन से संबंधित पूरी जानकारी। नेक्स्ट आते हैं, यह मॉडल का अनुमान लगाया जाता है कि कार्य का मूल, ये मौद्रिक नीति MPC द्वारा स्थापित जो मौजूदा नीति है, रेपो रेट है, उसका मान क्या है? तो रेपो रेट अभी वर्तमान में 6.0% है। रेपो रेट अभी कितनी है? 6.0%। उस उपकरण का नाम बताइए जिससे किसी सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। यदि विद्युत धारा की स्थिति पता लगानी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो सबसे पहले दिया गया है क्या? वोल्ट मीटर। ये क्या लगाएगा? वोल्टेज का पता लगाएगा।
वोल्टेज का पता लगाता है, इसको समानांतर जोड़ा जाता है। इसको कैसे जोड़ा जाता है? समानांतर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आते हैं जनरेटर। ये क्या करते हैं? जनरेटर जो होते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को किस में करेंगे? जो विद्युत ऊर्जा होती है उसमें परिवर्तित करते हैं। और ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करते हैं। जो मोटर होती है वो किस पे काम करती हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसमें भी क्या होती है? एसी अर्थात परिवृत्ति होती है और डीसी दिष्ट धारा से संबंधित होता है ये, है ना। नेक्स्ट आता है गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है? जो विद्युत होती है उसकी दिशा बताता है, विद्युत की दिशा और विद्युत धारा का पता लगाता है। इसका प्रयोग, जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका प्रयोग किया जाता है आमीटर बनाने में, और जो वोल्ट मीटर होते हैं उनमें भी गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। और मोटर क्या होती है? इसको हम कहाँ लिखें? यहाँ पर, है ना। तो ये क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। ये थी इस प्रश्न से संबंधित डिटेल। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक्सरसाइज कांस्टेबल रोजाना एक ही गश्ती मार्ग पर चलता है। इस आदत से क्या परिणाम होंगे? तो कोई भी कांस्टेबल है वो एक ही मार्ग से बार बार जा रहा है तो उसके क्या हो जाएगी? स्मृति, जो मेमोरी होती है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसको उस रास्ते की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बंदर एक पेड़ पर चढ़ता है। चढ़ते समय वह केला, सेवफल और नारियल देखता है। उसमें से एक फल को चुनता है लेकिन वो खाता नहीं है। तो क्यों नहीं खाएगा? तो क्योंकि नारियल नहीं, क्योंकि उसको नीचे फोड़ना पड़ेगा। पेड़ के ऊपर है, नारियल को नहीं खा सकता वहां से, तो नारियल को वो नहीं खाएगा। चमकदार वस्तु को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जो चमकदार वस्तुएं होती हैं मतलब वो खुद का प्रकाश निकालेंगे ना, तो अपने आप प्रकाश देने या उत्सर्जित करने वाले को, वस्तु को क्या कहा जाता है? चमत्कार वस्तु, मतलब चमकदार वस्तु कहा जाता है। चमकदार, वो खुद क्या कर रही है? प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है, ये उत्पन्न कर रही है, चमकदार वस्तु कहलाएगी। नेक्स्ट आती है कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी होती है? जो ओजोन परत है ये पाई जाती है समताप मंडल में। O3 इसका फॉर्मूला होता है, समताप मंडल में पाई जाती है। और जो सूर्य होता है उसकी जो यूवी किरणें होती है, परावैंगनी किरणें होती हैं, उनको आने से रोकता है। और ये परावैंगनी मतलब ओजोन परत होती है वो एक ऐसी लेयर होती है जिससे कि वो उनको सोख लेती है ना। ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बल्कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके कारण इसको नुकसान हो रहा है, CFC। इस पर प्रतिबंध लगाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो CFC है इसकी यूज के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था कि इसका कम से कम यूज किया जाएगा। और ये 1987 में आयोजित किया गया था। और जो ओजोन परत है उसकी मोटाई नापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा ये। देखो, युद्ध से क्या होता है? विनाश होता है। और वायरस से क्या होती है? बीमारियां हो जाती हैं, रोग हो जाता है, डिसीज। यदि एक सिपाही घायल हो जाए और एक संदिग्ध भाग जाए
तो आप पहले क्या करेंगे? तो हम पहले साथी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जो एक इंजीनियर और पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने 1800 में हम्पी स्थल का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। तो ये किसका किया गया है? हम्पी स्थल का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया था? तो ये किया गया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा इसको सबसे पहले 1800 में प्रकाशित किया गया था, इसका पहला सर्वेक्षण मानचित्र। चलिए हम इनको पूरा देखते हैं। हम्पी के बारे में देखते हैं। हम्पी क्या है? तो ये है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, है ना। विजयनगर साम्राज्य किस पर था? तुंगभद्रा नदी पर था। स्थापना किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की? हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय, है ना। और इन्होंने अपने पिता के नाम, पिता का नाम था संगम, उनके नाम पर ही संगम वंश की स्थापना की थी। और जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें मुख्यतः 4 राज्य या 4 शासन करते हैं। पहले आता है संगम वंश, फिर आता है शालू वंश, फिर आता है तुलु वंश, और फिर आता है आरबीडो वंश। और विजयनगर साम्राज्य से ही कौन सा था? कृष्णदेव राय भी इन्हीं के समय थे, जिनके यहाँ पर अष्टदिग्गज थे, है ना। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है ये विजयनगर साम्राज्य? कर्नाटक में स्थित है। अब देखेंगे हम हम्पी का अभी जो स्थल है वो मिलता कहाँ है। तो हम्पी का जो स्थल देखने को मिलता है वो 50 रुपए का जो नोट होता है ना, 50 रुपए के नोट पर किसका चिन्ह है? हम्पी का चिन्ह बनाया गया है। अब देखेंगे हम 50 रुपए के नोट पर है, अच्छा 10 के नोट पर किसका है? तो 10 का जो नोट है वहां पर 10 रुपए का कोणार्क का सूर्य मंदिर की ऊर्जा देख लो। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पाया जाता है 10 रुपए के नोट में। कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में स्थित है ना। नेक्स्ट आते हैं 20 रुपए के नोट में। 20 रुपए के नोट में एलोरा का चिन्ह बनाया गया है। एलोरा की जो गुफाएं दी गई हैं वो है 20 रुपए के नोट पर। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। 50 रुपए के नोट पर क्या है? तो अब भी देखा हमने हम्पी है, और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। फिर आता है 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव स्थित है। रानी की बाव ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं 200 रुपए के नोट पर क्या है? जो 200 रुपए का नोट है वहां पे पाई जाती है सांची का स्तूप। और इसमें ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। 500 के नोट पर क्या है? तो लाल किला। कहाँ पे है लाल किला? दिल्ली में स्थित है। फिर आता है 200 रुपए का नोट, इस पर क्या है? मंगलयान, ये मंगलयान में हो गया। इतना ये इससे संबंधित है। यदि हम देखें, ये यदि आपने नोट कर लिया तो ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना। तो हम्पी है जो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य में कुछ मंदिर आते हैं, है ना। मंदिर को देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे कि विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर है, विठल स्वामी का मंदिर है, हजारा मंदिर है, हजारा राम मंदिर, यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया है ना, हजारा राम मंदिर, और लोटस टेम्पल है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर, हाथी की खाना है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम विजयनगर साम्राज्य में इतने मंदिर हैं, विजयनगर का पतन कैसे हुआ था? तो पतन है, इतना समृद्ध राज्य था, इसका पतन हो गया था तालीकोटा के युद्ध से। तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में ये हुआ था। ओके, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य से हम्पी से संबंधित है। हम्पी की खोज जो प्रश्न पूछा गया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, इसकी सबसे पहले मानचित्र सर्वेक्षण किया गया है। देखते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मिनरल वाटर और पैकेज्ड ड्रिंकिंग को उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय
किसके द्वारा लिया गया है, तो कोई भी खाद्य पदार्थ है उनके बारे में जोखिम बताना है, उन पर नियंत्रण करना है, कोई भी लाइसेंस वगैरह देना है, तो ये सब काम कौन करता है, तो हमारी जो भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण है फसाई के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। जो फसाई है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में की गई थी। किसके अंतर्गत आता है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है फसाई। ये लाइसेंस देता है खाने के लिए, जितनी पैकेज फूड होते हैं, होटल्स वगैरह होती हैं, अलग अलग मैनेजमेंट होता है जहाँ पे खाना का, उनके लिए क्या करता है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है फसाई। और इसको जो लाइसेंस में नंबर दिए जाते हैं, उसके लाइसेंस का नंबर में कितने, 14 अंक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे, इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, फसाई हो जाएगा, जो कि क्या करता है, खाद्य श्रेणी में उच्च जोखिम वाले श्रेणी को रखता है, और जितने भी उनको वर्गीकृत करने का काम होता है फसाई के द्वारा करता है। नेक्स्ट आते हैं हम इनके अब ऑप्शन देखते हैं। फसाई हो गया। अब हमारा आता है पहला ऑप्शन क्या है, आईसीएमआर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 1911 में की गई थी, है ना। और ये मेडिकल वगैरह के जो अनुसंधान वगैरह होते हैं उनकी काउंसिल करता है, रिसर्च वगैरह करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया है, नई दिल्ली में बनाया गया है। इसके कुछ संस्थान हैं जो कि क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, हम इनको देखते हैं, 3 या 4 हैं। पहला आता है, हम पूरा नहीं लिखेंगे, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, किससे संबंधित है ये, वायरोलॉजी से संबंधित है। बहुत क्वेश्चन आया था कोविड की वैक्सीन वगैरह बनाने में, इन्होंने परीक्षण किया था। और ये कहाँ पर स्थित है, पुणे में स्थित है ना। कहाँ पे है, वायरोलॉजी पुणे में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है। नेक्स्ट आती है NIRT, ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन टीबी, टीबी पर ये रिसर्च करती है। और ये टीबी पर रिसर्च चेन्नई से संबंधित है। कहाँ पे बनाया गया है इसका केंद्र, चेन्नई में बनाया गया है। नेक्स्ट आता है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन न्यूट्रिशन, और ये कहाँ पे बनाया गया है, हैदराबाद में है। नेक्स्ट आता है NICPR, नेशनल इंस्टीट्यूट कैंसर प्रोटेक्शन रिसर्च, तो ये कैंसर से संबंधित है। ओके, कैंसर प्रिवेंशन है, सॉरी प्रोटेक्शन नहीं है, प्रिवेंशन रिसर्च है। ये कहाँ पे बनाई गई है, नोएडा में बनाई गई है। ये किसके अंतर्गत काम करती है, इसी तीनों ही ICMR, मतलब चारों ही ICMR के अंतर्गत आती हैं। वायरोलॉजी कहाँ पे बनाई गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट पुणे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट टीबी रिसर्च चेन्नई में बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशंस ये हैदराबाद में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट कैंसर प्रिवेंशन रिसर्च ये बनाया गया है नोएडा में। नेक्स्ट आते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। जो प्रदूषण वगैरह होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम ये करता है, और इसके अंतर्गत ही स्टेट के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके अंतर्गत आते हैं, और ये करते हैं नदियां वगैरह का है, जो मानक होते हैं निर्धारित होते हैं कि वायु प्रदूषण का कितना मानक है, ध्वनि प्रदूषण का कितना मानक है, ये भी इसका निर्धारण भी कौन करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ये इसके काम होते हैं। अब इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ से है। अब आता है जॉर्ज कैसल। जॉर्ज कैसल यार, जो जॉर्ज महल है वो कहाँ पर है, तो ये बनाया गया है किस नेशनल पार्क में है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाएगा जॉर्ज कैसल। और ये मिलता है हाँ माधवगढ़, कहा जो माधव नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, इसमें पाया जाता है। ये है कहाँ पे माधव नेशनल पार्क, शिवपुरी में है। यहाँ पर ही शंख सागर झील है। और सिंधिया का शिकार क्षेत्र माना जाता है, और उनसे ही संबंधित है, सिंधिया का राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है शंख सागर झील। इसको ही अभी बायोडाइवर्सिटी में शामिल किया गया है। और इसकी स्थापना, जो माधव नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है बांधवगढ़, ये कहाँ पे है, उमरिया में है। सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व यहीं पाया जाता है, बाघ घनत्व उमरिया में सबसे ज्यादा है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। ये भी टाइगर रिजर्व है, और इसको 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ पर पाया जाता है एक बांधवगढ़ का किला। अब हमें बताएंगे किस भगवान से संबंधित है ना।
कौन से भगवान के लिए जाना जाता है? बांधवगढ़ का किला पाया जाता है यहाँ पर, बाघों के घनत्व के लिए है। और यहीं पर जो उमरिया है, ये जो रीवा रियासत थी उनका शिकार क्षेत्र था, रीवा रियासत को। और यहीं से जो सफेद शेर था ना वो मिला था, और सफेद शेर का नाम क्या था? मोहन, को यहीं से पकड़ा गया था। यहीं पर सफारी भी चलती है ना, व्हाइट टाइगर सफारी से संबंधित भी है ये। ताला जोन सफारी, मगधी जोन सफारी और जो खितौली जोन सफारी है, ये तीनों का संबंध किससे है? बांधवगढ़ से ही संबंधित है। नेक्स्ट आता है संजय गांधी। हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं किसको? संजय गांधी को। संजय गांधी कहाँ पर है? सीधी सिंगरौली, सीधा तो है संजय, तो ये पाया जाएगा सीधी सिंगरौली में, है ना। इसकी स्थापना 1981 में स्थापना हुई थी, और टाइगर रिजर्व में स्थापना की गई है 2008 में। मतलब एक को सीधा 8 ले आएंगे, 2008 में इसको टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया है। सोन नदी यहाँ पाई जाती है, और ये विंध्यन जो रीजन है, विंध्य पर्वत है, इस पर ये पाया जाता है। संजय टाइगर रिजर्व, डुबरी टाइगर रिजर्व इसको कहते हैं ना, पूरा नाम क्या था इसका? डुबरी। चलो अब हमारा कौन सा है? बांधव हो गया, संजय गांधी हो गया, माधव हो गया। अच्छा, कान्हा भी बचा है। कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। बड़ा नहीं, नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा है। और इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी है ये, है ना, और सबसे पहला नेशनल पार्क भी है। तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, नेशनल पार्क बना था, और इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था 1973 में। ये पाया कहाँ जाता है? तो बालाघाट मंडला में इसको पाया जाता है, और मंडला में है ना। और यहाँ पे कौन सी श्रेणी आती है? तो सतपुड़ा आती है और मैकल आती है, दोनों के संगम पर है ना। सतपुड़ा और मैकल श्रेणी के संगम में पाया जाता है। यहीं पर बारहसिंघा का संरक्षण किया जाता है ना। बारहसिंघा कहाँ पे मिलते हैं? यहीं पे मिलते हैं। और ये पहला नेशनल पार्क था जिसने अपना खुद का लोगो प्रकाशित किया था, और उस लोगो का नाम क्या था? भूसिंगा बारहसिंघा के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ये नेशनल पार्क हो गए। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी वस्तु को दृश्य छवि से जोड़कर यदि याद रखा जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो किसी की हम दृश्य छवि बना रहे हैं, इमेज को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। तो ये दृश्य सहयोग विजुअल एसोसिएशन से संबंधित है। दृश्य सहयोग या विजुअल एसोसिएशन से संबंधित है। नेक्स्ट आती है, ये हमारे क्वेश्चन है, कमाई संबंधित प्रतिशत के क्वेश्चन भी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का आधुनिक भारतीय कला में मुख्य योगदान क्या रहा है? तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, इनका मुख्य योगदान रहा है कि इन्हें जो औपनिवेशिक कला है प्रभावों से इसको मुक्त रखा है, औपनिवेशिक कला प्रभावों से मुक्त रखा है। मिसिंग नंबर औसत, देखो ये दिया गया है क्वेश्चन, जीके से संबंधित नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। इसमें बताया गया है कि कौन सी नदी है, तो इन्होंने बोला है यदि यांगसी मिसिसिपी से लंबी नदी है, नील नदी से छोटी नदी अमेजन है, अमेजन छोटी नदी, अमेजन से छोटी नदी मिसिसिपी है, और यांगसी अमेजन से छोटी नदी है, तो निम्नलिखित में कौन सी छोटी नदी है? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? नील, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जीके का भी क्वेश्चन है। ये जो नदियां हैं ना ये दी गई है, तो जो यांगसी नदी है इसका संबंध किससे है? एशिया से है, एशिया से है। यांग का संबंध में एशिया की सबसे बड़ी नदी। नेक्स्ट आती है मिसिसिपी, ये पाई जाती है हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, इसकी सबसे लंबी नदी है कौन सी? मिसिसिपी। दो नदियां हैं, मिसिसिपी और मिजोरी। इसकी विशेषता क्या है कि ये ना इसका जो मुहाना होता है वह पक्षी के पंजे के समान होता है। तो पक्षी के पंजे के समान कौन बनाता है मुहाना? मिसिसिपी मिजोरी, दोनों इसकी सहायक नदियां हैं। मिजोरी और मिसिसिपी दोनों संयुक्त हो जाती हैं। नेक्स्ट आती है नील नदी, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है और दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है, बड़ी नहीं लंबी नदी है ये। और ये दो शाखा में बनती है ना, एक ब्लू नील होती है और एक होती है व्हाइट नील, है ना। खार्तूम इसी के तट पर बसा है, मिस्र भी इसी के तट पर बसा है, और काहिरा वगैरह है, इसके बांध वगैरह ही पाए जाते हैं। नील नदी की सबसे लंबी नदी है ये, कहाँ की है? ये अफ्रीका की है। नेक्स्ट आती है अमेजन नदी, ये कहाँ की है? तो साउथ अमेरिका की नदी है।
साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है तो ज़्यादा जल भराव वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है? अमेज़न हो जाती है। लंबी नदी है नील, सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी, सबसे बड़ी नदी है, बहुत सारा जल भराव है। इसी की एक सहायक नदी है कैरोनी नदी है, कैरोनी नदी है, जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है? जो एंजल जलप्रपात है वो बनाया जाता है, अमेज़न की ही सहायक नदी है। यहीं पे वो अमेज़न के बड़े बहुत घने जंगल भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नील हमने पढ़ लिया, सभी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय रेलवे का जनक, रेलवे की स्थापना 1853। कौन है? डलहौजी हैं। आंसर कहाँ है? डलहौजी है ना, डलहौजी। तो हम रेलवे देखेंगे तो सबसे पहले रेलवे कहाँ से चली थी? मुंबई से ठाणे चली थी, मुंबई से ठाणे। और ये पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा चलाई गई थी। माल वाहन था, पैसेंजर नहीं थी, माल वाहन, माल ढोने के लिए बंदरगाहों तक सामान, जो कच्चा माल वगैरह होता है उसको पहुंचाने के लिए इसको बनाई गई थी। किसने बनाई थी? डलहौजी के द्वारा इसको बनाया गया था। सबसे पहले बनवाई गई डलहौजी में, लेकिन इसके रेलवे का विस्तार देखा जाए तो सबसे ज्यादा विस्तार किसके द्वारा किया गया है? तो कर्जन के समय किया गया है, कर्जन के समय विस्तार किया गया है। उसका जो आयोग वगैरह है ना, विभाग वगैरह, वो भी कर्जन के समय ही बनाए गए थे। और यदि हम अब देखते हैं कि इसको डलहौजी को, इसका शासनकाल कब तक रहा है? 1848 से ये रहे हैं 56 तक। इनके द्वारा अवध का विलय किया गया था, और वो भी किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर। झांसी, बाघाट, सतारा, उदयपुर, नागपुर, सबका विलय किसने किया है? डलहौजी के द्वारा किया गया है। इसी के जो काम थे, इसी के कारण 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। इसी के समय 1854 में, मुझे डेट याद नहीं है, 54 नहीं थी शायद। देखो इसके समय क्या बना है? सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था, जो कि अभी भी चल रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग किसने बनवाया था? डलहौजी के समय बनवाया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में। और नियम कौन सा था? 15 नियम था, 15वां नियम था ये। और किनके प्रयासों से आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। विद्यासागर के प्रयासों से ये स्थापित किया गया था, है ना। मैंने फर्स्ट टाइम लिखने की कोशिश की है ना, देखो कितना ज़्यादा मैशअप पूरा है। अभी थोड़ी दिनों में आदत हो जाएगी इसकी भी, तो मैं अच्छे से लिखने लगूंगी। तो ये हो गया किससे? डलहौजी से संबंधित। नेक्स्ट आते हैं वॉरेन हेस्टिंग। ये कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल है ये। रूल मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के समय कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बने थे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट न्यायालय बनाया गया था। एलिजाबेथ पे पहले न्यायालय थी, और 3 अलग से थे, है ना। हाइट, चेस्टर वगैरह इसमें नियुक्त किए गए थे। जो ये वॉरेन हेस्टिंग है, इसी के समय ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, किसके द्वारा? इसी के समय बनाई गई थी, है ना। विलियम जोन्स के द्वारा बनाई गई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इन्हीं के समय पर। और इसी की जो सुरक्षा प्रकोष्ठ है, उसकी नीति भी किसके द्वारा अपनाई गई है? वॉरेन हेस्टिंग ने अपनाई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति 2 वायसराय के द्वारा अपनाई गई है। एक आते हैं वेलेजली, और दूसरे आते हैं वॉरेन हेस्टिंग। इस पर इतना धन कमाया था वॉरेन हेस्टिंग ने भारत से, कि जब ये इंग्लैंड गया था तो इसमें महाभियोग चलाया गया था, महाभियोग चलाया था। इसने ही दीवानी और जो फौजदारी न्यायालय वगैरह हैं, इसकी स्थापना भी किसने की थी? इसी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के समय ही प्रारंभ किया गया था। ये सब होते हैं वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित तथ्य। अब देखेंगे हम नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन। ओजोन के बारे में हमें कथन बताने हैं। जो ओजोन परत है कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है।
इसके बारे में हमें सत्य बताना है। पहला क्वेश्चन है, यह ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो गलत हो जाएगा, 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह मनुष्यों में त्वचा कैंसर का कारण बनता है, तो हाँ, यदि समताप मंडल में है तो ये सुरक्षा दे रहा है, लेकिन यदि वायुमंडल में आ जाएगी तो त्वचा का कैंसर बनाएगी। नेक्स्ट आती है, ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह को अधिक क्षति पहुंचाने की संभावना बढ़ाती है। नहीं, तो ये संभावना नहीं बनाती बल्कि उसको कम कर देती है। जो यूवी रेज होती हैं उनको पृथ्वी पर नहीं आने देती। कौन अवशोषित कर लेती है? ये ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। ओजोन की मोटाई डाप्सन के द्वारा नापी जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये त्वचा कैंसर बनेगी यदि वायुमंडल में होगी तो। अवंती बाई लोधी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और डैश वर्तमान डिंडोरी की रानी थी। तो ये कहाँ की थी? रामगढ़ की रानी थी। इनका संबंध किससे रहा है? 1857 की क्रांति से ये जानी जाती हैं। कहाँ की रानी है? रामगढ़ की रानी थी। इन्हें रामगढ़ की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था। रामगढ़ की झांसी की रानी। रानी कहा जाता था। इनका युद्ध किससे हुआ था? तो बार्डन से हुआ था। बार्डन के बीच में और इनके बीच में लड़ाई हुई थी, है ना, बार्डन के द्वारा युद्ध हुआ था। और जो बार्डन की सहायता किसने की थी? जो रीवा रियासत है ना, तो उनकी सेना ने इनकी पहले जब 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था? डलहौजी के द्वारा इनका राज्य हड़प लिया था और किसको नियुक्त किया गया था? बार्डन को नियुक्त किया गया था। रानी अवंतीबाई ने बार्डन को वहां से मार के भगा दिया। बार्डन कहाँ गया? रीवा रियासत गया और वहां से सेना लेकर आया और अवंतीबाई पर हमला किया। तो 20 मार्च इनकी शहीदी दिवस मनाई जाती है ना। 1858 को इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है और वहां पर इन्होंने त्याग मतलब अपने प्राण त्याग दिए थे। और इनकी जो सहायिका थी, संरक्षिका थी, उनका नाम क्या था? गिरधारी बाई। ये उनकी सहायिका थी, रामगढ़ की रानी थी। नेक्स्ट आता है, दो आवेशित पिंडों के बीच बल को क्या कहा जाएगा? तो दो आवेशित पिंड हैं, उनके बीच में एक बल काम करेगा, उसे कहा जाता है स्थिर विद्युत बल। क्या कहा जाएगा? उसे स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख जो प्रथम महिला राज्यपाल है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम था सरला ग्रेवाल, पहली महिला राज्यपाल। रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिशा, वर्ग, औषध का भी प्रश्न है, वृत्त आए हैं। राज्य वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। तो मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना था? छत्तीसगढ़। और जब मध्य प्रदेश पहले ही कितने राज्य थे? 61 थे। जब ये चला गया था तो 16 राज्यों को लेके चला गया था, फिर लगभग 45 राज्य बचे थे, है ना। छत्तीसगढ़ जाने के बाद मध्य प्रदेश का क्या हुआ? मध्य प्रदेश पहले सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बन गया। सबसे बड़ा कौन हो गया? राजस्थान। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने न्यूटन की खोज की थी। जो न्यूटन है, इसकी खोज की गई है चैडविक के द्वारा, नाम दिया गया है रदरफोर्ड के द्वारा, और जो ये हैं थॉमसन है, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। और जो बोहर है, इनके द्वारा भी जो नाभिकीय संरचना है, इसका वर्णन किसने किया है? नील बोहर के द्वारा किया गई है। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना किसने बताई है? नील बोहर के द्वारा बताई गई है। और इन्होंने ही बताया था कि बीच में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की कक्षा में, है ना। और ये यदि ज़्यादा ऊपर होंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ये एनर्जी लेकर ही ऊपर वाले स्टेट में जाते हैं, है ना। ये किसने कहा था? नील बोहर के द्वारा कहा गया था। और जिनके नाम है KLMN, वो भी नील बोहर के द्वारा ही दिए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, अस्पष्ट अवकलन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अस्पष्ट अवकलन है, इसका प्रयोग किया जाता है जब चर स्पष्ट रूप से अलग ना हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? अस्पष्ट अवकलन कहा जाएगा। जब क्या हो जाए? चर स्पष्ट रूप से अलग ना हो।
ये मैथ के क्वेश्चंस हैं, मन विथ नेचर, क्रिकेट, औषध वाले प्रश्न, रीजनिंग। यदि किसी भी संख्या को याद करने के लिए छवि या विजुअल इमेज का प्रयोग किया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगी, इमेज एसोसिएशन कहा जाएगा। देखो एक ही प्रश्न पत्र में दो क्वेश्चन सेम है। कॉस थीटा वाले क्वेश्चन ही बहुत आए थे इस समय। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में किस शहर में निगरानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ICCC के माध्यम से की जाती है? तो किन की जाती है? भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना और सागर की जाती है। कहाँ है ऑप्शन? सागर की जाती है। सागर के साथ एक और आता है, क्या नाम था उसका बताओ? छिंदवाड़ा। सागर और छिंदवाड़ा की भी निगरानी किसके द्वारा की जाती है? ICCC के द्वारा की जाती है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना की जाती है, साथ में सागर और छिंदवाड़ा की भी की जाती है। एक धातु पतले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है तो कौन सी गैस निकाली जाएगी? तो एक धातु का यदि कोई पतरा है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कर रहा है तो वो हाइड्रोजन को ही उत्सर्जित करेगा। काम वर्ग वाले क्वेश्चंस हैं। और ये कौन सा क्वेश्चन था? हाई लाभ, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के ज्यादा आए थे। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता जीव विज्ञानी हैं जो एक रॉयल सोसाइटी का फेलो और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं? इन्हें 2007 में चिकित्सा के लिए लुइस जेनिटेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जीनटेट, तो लुइस जीनटेट पुरस्कार कब दिया गया है? 2017 में दिया गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है वेंकट रामकृष्णन। और जो सीवी रमन है इनके बेटे हैं ये, है ना, सीवी रमन के पुत्र हैं इनको ही। ये कौन है? भारतीय मूल के हैं, जीव विज्ञानी हैं, इनको रॉयल सोसाइटी का फेलो और जो पूर्व अध्यक्ष चुना गया था 2017 में, इनको क्या मिला है? लुइस जीनटेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम देखेंगे क्या नोबेल पुरस्कार, देखो, है ना। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनकी स्मृति में उनकी जो पूरी संपत्ति थी इसको ही सजीज के नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसके ब्याज के रूप में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। किन को दिया जाता है? तो मुख्यतः 6 लोगों को दिया जाता है। यदि कोई भौतिकी से संबंधित हो, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में, है ना। इसको 1901 से दिए जा रहे हैं। तो भौतिकी में, रसायन में, शांति, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र। जब स्टार्ट किया गया था 1901 में तो सिर्फ 5 के लिए दिया जाता था, और जो अर्थशास्त्र का है वो दिया जा रहा है 1968 से अर्थशास्त्र के लिए दिया जा रहा है। तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ से दिया जाता है? तो सभी जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन से। स्वीडन है, स्टॉकहोम से इसको दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार को सभी। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है इसको दिया जाता है और ओस्लो से, जो कि नॉर्वे की राजधानी है ना। ओस्लो से दिए जाते हैं ये। आप देखेंगे भारत में किन किन को दिए गए हैं। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। देखो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको मिला था किसका? साहित्य का। और इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि इसके लिए दिया गया था। फिर 1930 में CB रमन को दिया गया था रमन प्रभाव के लिए। और ये मिला था किसके लिए? फिजिक्स के लिए, भौतिकी। फिर दिया गया था 1979 में मदर टेरेसा। और ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था इनको। फिर 1998 अमर्त्य सेन। और इनको मिला था अर्थशास्त्र।
फिर 2014 कैलाश सत्यार्थी। इनको मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, वो पाकिस्तान की थी, इनको इनके साथ दिया गया था और इन्हें चलाया है बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था। और ये बचपन बचाओ आंदोलन 1980 से संबंधित है। और इनका संबंध कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे है? विदिशा से है ये। और इनको पद्म श्री मिल गया है कब? 2004 में। फिर आते हैं इसके बाद 2019 में दिया गया है अभिजीत बनर्जी को। और ये था किसका? अर्थशास्त्र का, है ना, अर्थशास्त्र का इनको दिया गया है। ये इसके साथ होते हैं हमारे पूरे कंप्लीट नोबेल पुरस्कार, भारत के भी और ओवल पूरी हमने इसकी वो पढ़ ली है। नेक्स्ट आते हैं, रिपोर्ट बनाते समय आप कई विवरणों को बिना लिखे याद कर सकते हैं, इस क्षमता को क्या कहा जाएगा? तो हमने रिपोर्ट बनाई और हमने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने लिखी नहीं लेकिन हमने याद कर ली, उसे कहा जाएगा संज्ञानात्मक भार प्रबंधन। क्या कहा जाएगा? संज्ञानात्मक भार प्रबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं संध्या अग्रवाल, किस खेल से संबंधित है? जो संध्या अग्रवाल है इनका संबंध है क्रिकेट से। संध्या अग्रवाल आती कहाँ से है? तो इंदौर से आती हैं, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। और इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, है ना, अर्जुन अवार्ड मिला है कब? 1985 में। और इनके लिए दिया गया था पद्म विभूषण। और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है ना महिलाओं का और अंडर 90 इनकी भी रही हैं अध्यक्ष। मलखम्ब कहाँ से संबंधित? मलखम्ब अकेडमी उज्जैन से है और हमारा राजकीय खेल भी है मलखम्ब। विभिन्न कथनांक वाले दो मिश्रण द्रव्यों को डैश द्वारा अलग किया जाता है। तो ये क्या है? कथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट इनका अलग है। यदि बॉइलिंग पॉइंट इनका अलग होगा तो हम इनको कैसे अलग करेंगे? अलग अलग उबाल कर। तो आश्वासन जो आश्वन विधि होती है, डिस्टिलेशन विधि होती है, इसके द्वारा इनको अलग किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता क्या है? तो एक क्या होता है? ट्राइपॉड स्टैंड होता है, उस पर एक फ्लेम निकलती हुई मोमबत्ती वगैरह कुछ रखी होती है, उस पर रखा होता है एक बीकर। वो भी कैसा होता है? ऐसा होता है। इसमें भरा जाता है लिक्विड। फिर इसको ऊपर एक और होती है नली और इसमें लगा होता है ऐसा डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है और फिर ये अंदर ऐसे बीकर में इकट्ठा कर लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो ये होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस में एक डिस्टिलेशन सेक्शन भी होता है, इसमें ठंडा पानी आता है ना, ठंडा पानी आता है और इससे जो भाप बन के उड़ के जाता है और वहां से डिस्टिलेशन प्रोसेस से वो ठंडा होकर ये बीकर में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? आसवन विधि कहा जाएगा। निष्पादन में यदि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मतलब एक दूसरे में मिश्रण नहीं होते, मिल नहीं रहे होते, अविलय होते, तो हम किस प्रोसेस का प्रयोग करते? फिल्ट्रेशन का करते, अलग अलग उनको फिल्टर कर लेते। परासरण में क्या होता है? तो परासरण में एक बीकर रखा जाता है और इसमें लगाई जाती है एक अर्धपारगम झिल्ली और इसमें एक पूरा सॉल्यूशन भरा जाता है। इसमें क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन होता है, इसमें जो सॉल्यूशन का सांद्रण होता है वो अलग होता है और इसमें अलग होता है। तो जिसमें कम सांद्रण वाले से जो जल के अणु होते हैं वो अधिक सांद्रण वाले जल की साइड जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? परासरण विधि कहा जाता है। ये हो गया इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न। फनल, अलग फनल करने वाली कोई फनल नहीं आती। फनल को क्या होते हैं? उसको चुंगी बोलते हैं। फनल को क्या बोलते हैं? चुंगी। ये तो अंदर डालने वाली आती है, मतलब परख नली के अंदर आपको लिक्विड भरना है तो ऐसे जाएगा नहीं, तो इसमें क्या लगाई जाती है? चुंगी लगाई जाती है ऐसे। मैथ का क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मछली में टेट्रोडोटॉक्सिन नामक विष पाया जाता है? तो टेट्रोडोक्सिन जो विष है वो पाया जाता है पफर फिश में। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने लगे आजकल विज्ञान में। तो टेट्रोडोटॉक्सिन जो विष है वो पाया जाता है किस में? पफर फिश में पाया जाता है। और ये क्या होता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। न्यूरोटॉक्सिन जहर है ये। कार के क्वेश्चंस अब आते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है।
किसने बोला है मनाने को? यूएनओ ने बोला है कि भैया 20 अक्टूबर को हम क्या मनाएंगे? विश्व सांख्यिकी दिवस मनाएंगे। हर 5 साल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और यदि ये विश्व सांख्यिकी दिवस, यदि भारत का देखा जाए तो भारतीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को क्यों मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस की जन्म तिथि है, इसलिए इसको मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस, इनको क्या कहा जाता है? भारतीय सांख्यिकी का जनक। पीसी महालनोबिस, इनकी याद में मैंने कहा 29 जून को मनाया जाता है भारतीय सांख्यिकी दिवस। अंतर्दृष्टि विशेष रूप से किस प्रकार की स्थिति में प्रयोग की जाती है? अंतर्दृष्टि मतलब आपके अंदर की जिस स्थिति देखनी है ना, अंतर्दृष्टि। तो ये जब कोई चीज समझ में ना आए, अस्पष्ट स्थितियां हो, तब अंतर्दृष्टि विशेष का प्रयोग किया जाता है। डेट से संबंधित प्रश्न एक सिटिंग अरेंजमेंट से भी संबंधित है। लंबी बैठकों के दौरान मानसिक अधिभार कॉग्निटिव ओवरलोड से निपटने के लिए क्या किया जाता है? तो हम लंबे समय से बैठे हैं तो हम क्या हो जाएगा, ये कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाएगा। तो इससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? छोटे ब्रेक ले और महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश तैयार करें। बहुत देर तक सिटिंग करते हैं ना जो लाइब्रेरी वगैरह में, तो इसको क्या करना चाहिए? बोर ना हो तो छोटे ब्रेक ले लो और महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उन पर सारांश लिखो। निम्नलिखित में से कौन सा फोबिया गड़गड़ाहट और बिजली के डर को संदर्भित करता है? फोबिया मतलब होता है डर, और जो गड़गड़ाहट या बादल गरजते हैं ना, उनसे कोई डर जाता है। हर कोई डरता है, लेकिन बहुत ज्यादा डरने वाला, ये बिजली तड़कने से, बिजली का जो डर होता है, उसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एस्ट्रोफोबिया। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। मतलब एस्ट्रा ही होगा, मतलब एस्ट्रा ही चीज हो गई। तो एस्ट्रोफोबिया किसे कहा जाता है? जिसमें गड़गड़ाहट और बिजली से डरने वाला डर होता है, इसे कहा जाता है एस्ट्रोफोबिया। जो हमारा एमेटोफोबिया है, इसका संबंध किससे है? तो एमेटोफोबिया किसी को उल्टी देख के डर लगता है ना, वो खुद डर जाता है, उसको भी उल्टी आने लगती है। तो जो एमेटोफोबिया होता है किसी को उल्टी करते हुए देखने का डर, उल्टी का डर, एमेटिक प्रॉब्लम जो होती है ना, उल्टी का डर है ये। सार्वजनिक चिंता विकार वो होती है। नेक्टोफोबिया, नेक्टोफोबिया होता है मतलब अंधेरे का डर, अंधेरे का डर। लाइट चली गई तो चिल्लाने लगे, तो अंधेरे का जो डर होता है उसे क्या कहा जाता है? नेक्टोफोबिया कहा जाता है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। खराब समस्या प्रस्तुति का जोखिम क्या कहलाता है? तो खराब समस्या प्रस्तुति का जोखिम अप्रवासी या गलत समाधान। तो क्या होती है? खराब समस्या प्रस्तुति का जोखिम अप्रभावी और गलत समाधान से संबंधित है। आगे की जो वीडियो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है पूरा प्रश्न पत्र। ये दिया गया है सेकंड, जिसको हम करेंगे कल। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, share, subscribe and comment. Thank you so much guys. Have a nice day.